नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी जातिगत जनगणना पर घिरी मोदी सरकार की, सीजेआई चंद्रचूड़ पर उठे सवालों की। देखेंगे झारखंड में बीजेपी की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को, वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठन की बड़ी तैयारी को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे महाराष्ट्र में बैकफुट पर आई बीजेपी को क्यों पड़ी संघ की जरूरत। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर है। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। तो चुनावी गहमागहमी के बीच कैसे राहुल गांधी ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, जनता से सीधी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को तेलंगाना में जाति जनगणना को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर खुलकर बात करने में क्यों डर लगता है। इसी के साथ राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछते कि कॉर्पोरेट, न्यायपालिका और मीडिया में कितने दलित, ओबीसी और आदिवासी हैं। I'm still wondering why the Prime Minister has not publicly said that he wants to challenge the idea of discrimination in Indian society. Why hasn't he said he wants to know how many Dalits there are in India's boardrooms? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि जिस तरह का जातिगत भेदभाव भारत में होता है, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं होता। How many OBCs are in our judicial system? How many Adivasis are anchors in our media system? दरअसल तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की तैयारी में है। इसे लेकर राज्य में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में जाति जनगणना की इस बैठक में राहुल गांधी के शामिल होने से विरोधी दलों की चिंता बढ़ गई है। बता दें, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार इसके खिलाफ है। हालांकि राहुल गांधी की मांग के साथ अब मोदी सरकार भी दबाव में नजर आ रही है। संघ ने भी आखिरकार जातिगत जनगणना को सही ठहराया है। ऐसे में तेलंगाना में जाति जनगणना की बैठक में शामिल होकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बड़ा संदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। हाल के दिनों में अपने कई फैसलों और बयानों के चलते चर्चा में रहे डीवाई चंद्रचूड़ जाते जाते एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता, लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके अदालतों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में फैसला पाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के इवेंट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कई अहम मुद्दों को लेकर सवाल किए गए। ऐसे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल के जवाब में सीजेआई ने कहा कि अगर जज इन प्रेशर ग्रुप के पक्ष में फैसला देते हैं तो ये ग्रुप न्यायपालिका को स्वतंत्र कहते हैं। वहीं अगर जज ऐसा नहीं करते तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इसी बात पर मेरी आपत्ति है। बता दें, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर उठे सवालों में सबसे अहम था पीएम मोदी का उनके घर की पूजा में शामिल होना, जिसकी विपक्ष के साथ साथ आम लोगों ने भी जमकर आलोचना की थी और कई गंभीर सवाल उठाए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सीजेआई को हर मुलाकात में इस पर सफाई देनी पड़ रही है। वहीं न्यायपालिका के सवाल पर चंद्रचूड़ ने कहा, अपनी बात करूं तो मैंने ए से लेकर जेड तक यानी अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक को जमानत दी और मेरी ये फिलोसफी है। हालांकि इस बीच सीजेआई से दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी को लेकर सवाल किया गया। इस पर सीजेआई ने कहा, किसी मामले का गुण दोष मीडिया में दिखाए जाने से काफी अलग हो सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को दोहराते हुए खुलकर नफरत फैलाने का काम किया। तो हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब जब बीजेपी चुनाव में खुद को कमजोर महसूस करती है, तब तब वो नफरत की राजनीति पर उतरती है। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे किया। झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने खुलकर नफरत फैलाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने सांप्रदायिकता पर सीधा प्रहार करते हुए संदेश दिया कि अपनी ताकत का एहसास कराइए, एक रहिए और नेक रहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि अगर बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर
आपके नाम पर, आपको जाति के नाम पर बांटेंगे। इसी के साथ महागठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए योगी ने हेमंत सोरेन सरकार के एक पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से की। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के, झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। ऐसे में झारखंड चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला अपनाते हुए कटेंगे तो बटेंगे का खुलकर प्रचार किया। साथ ही महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें, झारखंड में 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में कई मुद्दों को लेकर विरोध का दौर जारी है। हाल ही में वक्फ बिल पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी थी। इस बीच विपक्षी सांसदों ने बीजेपी नेता और जेपीसी प्रमुख जगदम्बिका पाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने मंगलवार 5 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने बीजेपी नेता और जेपीसी प्रमुख जगदम्बिका पाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके एकतरफा निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाई। बता दें, इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में भी विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि पाल वक्फ बिल पर विपक्षी सांसदों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की। स्पीकर के साथ हुई इस मुलाकात पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि जब हम बैठक में आते हैं तो बीजेपी नेता नहीं आते हैं। अगर हम वहां नहीं रहेंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा। हम गंभीर और ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी। उन्होंने हमसे कहा है कि वो शिकायतों पर गौर करेंगे। बता दें, 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है। वक्फ बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठन बहुत बड़ी तैयारी में है। हाल ही में फुलवारी शरीफ की इमारत शरिया में अमीर शरियता मौलाना सैयद अहमद बाली फैसल रहमानी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर इस मामले में बिल को वापस लेने के लिए कहेंगे। अगर ये दोनों नेता बिल का विरोध करेंगे तो बड़ी ही आसानी से इसे खत्म किया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त चरम पर है। इस बीच राज्य में बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी ने आरएसएस से मदद लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्यों बीजेपी को पड़ी संघ की जरूरत और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार एमवीए बना महायुति की टक्कर है। हालांकि बागियों के चलते राज्य में बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने आरएसएस से मदद का ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। जिस वजह से ये हार हुई थी उसका तोड़ इस बार निकाला गया है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए संघ को साथ लेकर चलने की बात कह दी है। यहाँ इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मई में कहा था कि शुरुआत में हम कम सक्षम, कम छोटे थे और हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं और सक्षम है, भाजपा खुद ही चलती, यानी साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कह दिया गया था कि उसे अब संघ की जरूरत नहीं। हालांकि इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव में संघ की गैर मौजूदगी और बीजेपी की हार से अंदाजा लगाया गया कि संघ से हटकर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में अपनी जीत का ख्वाब सजा रही बीजेपी को एक बार फिर से संघ के आगे झुकना पड़ गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और